गुड इवनिंग कैंडिडेट्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी हम नेक्स्ट ओथेलो को पढ़ेंगे, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट रीडिंग ओथेलो, अ फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। In this tragic play by Shakespeare, there is a focus on the evil of man, an evil that results in the death of the tragic hero, but also in deaths of the innocent and good. तो ओथेलो जो एक ऐसी ट्रेजेडी है, एक ऐसा ट्रेजिक प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें फोकस किया गया है एक इंसान की बुराइयों के बारे में। देखो, शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं उन सभी में की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका जो एविल पार्ट है उसको शो किया गया है। अब यहाँ पर एक ऐसी एविल हो जाती है जो जिसका रिज़ल्ट बड़ा ही ख़तरनाक होता है। डेथ होती है, ना केवल हीरो की डेथ होती है बड़ी बुरी तरीके से, बल्कि जो इनोसेंट और गुड लोग हैं, गुड पीपल हैं, जो गुड कैरेक्टर्स हैं, वो भी मारे जाते हैं। Othello by William Shakespeare. The play forces us to ask how such qualities such as love, goodness, justice and loyalty can survive in the world given man's capacity for evil and destruction. तो ये प्ले पूरी तरह से फोकस करता है और हम मतलब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे जो क्वालिटीज़ हैं, लव, गुडनेस, जस्टिस, लॉयल्टी, ये वर्ल्ड में सर्वाइव करने में इनको कितना प्रॉब्लम आती है। एंड गिवन मैंस कैपेसिटी फॉर एविल एंड डिस्ट्रक्शन, और ये सब चीज़ें आखिर में मतलब किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैन की जो कैपेसिटी है एविल और डिस्ट्रक्शन करने की, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, अब जैसे मैं ओथेलो पढ़ा रही हूँ तो आपको याद होगा डे 1 पे मैंने कुछ कोटेशंस करवाए थे विलियम शेक्सपियर के। तो आपके माइंड में वो अभी जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ वो कोटेशन अगर आपने जेन्युइनली और ऑनेस्टली अगर उनको पढ़ा है और उनको नोट किया है तो आपको याद किया है, तो आपके दिमाग में वो घूम रही होंगी। तो वे कोटेशन आपके माइंड में घूमनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में उनकी बहुत हेल्प होने वाली है। So before I start, write down as many different ideas as you can think of about what a tragedy is. So I am giving you 5 minutes and be prepared. Pause the slide. और अभी एकदम से आपके माइंड में जो भी आ रहा है ट्रेजेडी को के बारे में सुन के, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ट्रेजेडी की एक ऐसी मस्त डेफिनेशन याद करवाऊँगी जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि या तो एक ट्रेजेडी कोई भी या फिर एक कोई कॉमेडी, ये ज़रूर आएगा। शेक्सपियर का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से एक आएगा ही आएगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें और अभी आपको जो भी दिमाग में आ रहा है ट्रेजेडी क्या होती है, वैसे ही आप कमेंट्स इसमें लिखें। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के लिए पॉज करें और ट्रेजेडी के बारे में आपको जो भी आता है वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने कर दिया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। A tragedy is a specific form of drama. The pattern of all tragedies is that some action takes place or a character does something to throws life into turmoil. Turmoil means होता है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना, घम चक्कर सा हो जाना, है ना, पूरी तरह से गोल गोल घूमना। तो टर्मोइल होता है उलझ पुलझ जाना कोई चीज़ें, है ना। तो अब जो भी ट्रेजेडीज़ जो हैं उनका एक पैटर्न है कि कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन होगा जिससे एक कैरेक्टर जो है वो अपनी पूरी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। पुट सिंपली, सोशल ऑर्डर प्रिवेल्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले बट वेरी क्विकली वी सी सोसाइटी इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। जब भी हम ट्रेजेडीज़ पढ़ते हैं शेक्सपियर के तो हमें लगता है कि बिगनिंग में तो सब कुछ सोशली ऑर्डर है, सब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन जल्दी हमें समझ में आता है कि नहीं 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 नहीं, जो भी कुछ है ऐसा कुछ नहीं है, समाज में क्या है, काफ़ी सारा डिसऑर्डर है। द इफेक्ट ऑफ दिस इज़ दैट इट मेक्स अस थिंक अबाउट द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड वी लिव इन। तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जैसे जैसे हम कोई भी ट्रेजेडी पढ़ते हैं शेक्सपियर की, तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे माइंड में आता है कि जो हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और एकदम से हम ह्यूमन बीइंग का जो कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको समझने लगते हैं और हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं, उन चीज़ों के साथ हम इन चीज़ों को रिजेंबल करते हैं। इन ओथेलो शेक्सपियर गिव्स फुल कंसिडरेशन टू द डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ मैन्स बिहेवियर। अब वैसे ही ओथेलो जो है, अब देखो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना,
आप ओथेलो लिखें, मैकबेथ के बारे में लिखें, किंग लियर लिखें, या फिर आप और कौन सी ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी ट्रेजेडी अगर आप लेते हैं शेक्सपियर की, तो उनमें आपको जूलियस सीजर देखें, तो आप कोई भी ट्रेजेडी जब लेते हैं तो उसमें आपको ये एक पूरा मिलेगा कि शेक्सपियर ने पूरा कंसिडरेशन किया कि इंसान का जो बिहेवियर है, जिसमें जो डिसरप्शंस आते हैं, उसको मेंशन किया है। तो आप ये जो मैं आपको ट्रेजेडी की डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ओथेलो के साथ, कि आपको कोई भी ट्रेजेडी का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि हाँ मैडम ने बताया था, और ऐसे ऐसे अगर जो भी आप ट्रेजेडी आगे वाली भी जो ट्रेजेडीज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही सेम पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ट्रेजेडी में ये चीज़ें होती ही होती हैं। In fact, the consequences are so serious that it leads to the death of the main character at the end of the play. और उसके परिणाम इतने मतलब दुष्परिणाम होंगे, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी डेथ होकर ही इस प्ले का एंड होता है। एनी प्ले दैट एंड्स विद द डेथ ऑफ द मेन कैरेक्टर इज अ ट्रेजेडी. It means that the status quo of society has been disrupted so much that violence has taken over and the main character is the victim. तो पीड़ित मेन कैरेक्टर ही बन जाता है, जो हीरो है वही पीड़ित हो जाता है। वरना हम जब भी अपनी बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, कोई भी प्ले देखते हैं, उनमें क्या होता है, विलन को हमेशा लास्ट में हारता है और हीरो जीतता है। लेकिन ट्रेजेडीज़ ऐसे ड्रामाज होते हैं जिनमें वायलेंस टेक ओवर कर लेता है, जो सोसाइटी का एक स्टेटस है, एक अच्छी चीज़ें जो होती हैं, उन सब चीज़ों को क्या कर लेता है, डिस्टर्ब हो जाती हैं वो, और वायलेंस उन सब चीज़ों को टेक ओवर कर लेता है। अब ट्रेजेडी की बात करें, ओथेलो में द स्टेटस को इज शैटर्ड। अब जो स्टेटस था ओथेलो का, मैं आपको ओथेलो की स्टोरी भी बताऊंगी, लेकिन आपको एक इंट्रो पार्ट बता रही हूँ कि कैसे ओथेलो का कोई भी क्वेश्चन आए वो ट्रेजेडी को बेस करके आएगा, तो उसमें आपको इस तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लिख सकते हैं। अगर आप इतनी सारी चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे, तो आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो ओथेलो ट्रेजेडी में भी ऐसा ही हुआ है कि जो सोसाइटी का स्टेटस को है वो शैटर हो गया है ना। दिस अकर्स व्हेन ओथेलो अ ब्लैक मैन मैरीज द वेल्दी वाइट नोबल वुमेन डेस्डिमोना। अब इसमें क्या होता है, इस ओथेलो के भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, हिंदी मीडियम में भी मैंने सेव कर रखी है, आपको वो भी पढ़ाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में ज़्यादा देर तक रहे। ओथेलो एक अफ्रो है, एक अफ्रीकन पर्सन है, और वो एक वाइट नोबल वुमेन से शादी करता है जिसका नाम है डेस्डिमोना। तो अब ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो एक क्या कहते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन जो है, उस चीज़ को शो करता है। हालांकि ओथेलो एक अच्छे स्टेटस पर है, फिर भी ये चीज़ अभी भी प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में। दिस एक्ट हैज़ ब्रोकन द सोशल कन्वेंशंस ऑफ द टाइम, कि समय के साथ भी ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको इसमें देखने की मिलेंगी कि, और कुछ पुरानी चीज़ों को भी साथ में प्रिवेल करते हुए मिलेंगे। अब सोशल कन्वेंशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर कन्वेंशंस होता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जिनको हम अभी भी मानते आ रहे हैं, परंपराएं जो हैं जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो परंपरा क्या थी कि भाई एक कोई भी ब्लैक मैन जो है, अफ्रीकन जो है, वो किसी वाइट वुमेन से शादी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर इस सोशल कन्वेंशन को क्या है, ब्रेक किया गया है। यहाँ पर डेस्डिमोना के साथ ओथेलो ने शादी कर ली है। हाउ डू यू थिंक दे हैव बीन ब्रोकन हेयर इन द 17th सेंचुरी। तो अब एक क्वेश्चन ये, अब ये देखो, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने क्यों इंक्लूड किए हैं। आजकल जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं ना रिटन पार्ट के लिए, सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ कोरिलेट करके ज़रूर पूछा जाता है। तो अब इसमें जैसे जो ये सोशल कन्वेंशन है, क्या 17th सेंचुरी की में वो कन्वेंशन जब ब्रेक हो गई थी तो आज उसका क्या स्टेटस है। तो आप इन सब चीज़ों का, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। Once the social conventions have been broken, we begin to see the cruel, vicious and murderous side of man. अब इसमें एक चीज़ और ये बताई कि जब भी जो सोशल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी परंपराएं बनाई गई, जो सोशल रूल्स बनाए गए हैं, उनको जब तोड़ा जाता है तो उसका अंत में परिणाम क्या आ रहा है। अब सोशल कन्वेंशंस हैव बीन ब्रोकन, वी बिगिन टू सी द क्रूअल, विशियस एंड मर्डरस साइड ऑफ मैन। अब इसीलिए क्या हुआ है कि इंसान का जो बुरा क्रूर रूप है, जिसमें वो उसको किसी का मर्डर करने पर भी हिचकिचाहट नहीं होती है। ओथेलो बिगनिंग में एक बड़ा ही नोबल मैन माना जा रहा है, लेकिन एंडिंग क्या है, ओथेलो में ओथेलो खुद अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। वी सी हिज सेल्फ सीकिंग हिज हेट्रेड एंड वायलेंस।
अब हम उसका अपने आप को ढूंढने की जो बात है, सेल्फ सीकिंग मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है अपने आप में, है ना। और उसके अंदर जो नफ़रत है, उसके अंदर जो वायलेंस है, वो हम देखते हैं प्ले के अंदर। इन द प्ले ओथेलो कम्स अप अगेंस्ट द एविल अराउंड हिम। और पूरे प्ले में ओथेलो क्या है, आता है, इस तरह से उभर कर आता है जैसे जो भी उसके चारों तरफ एविल है वो सारी उसकी उभर के लास्ट तक आ ही जाती हैं। In Othello, we see an extreme form of disorder. The whole of life seems close to chaos and meaninglessness. This terrible disorder leads to the death of the tragic hero. A bleak, disturbing vision of life is portrayed through Othello, the tragic hero. Othello is initially a heroic general, but his own base passions gain control of his personality. तो अब अभी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँ उससे पहले एक बार बैकग्राउंड आप समझें। तो जो प्ले का बैकग्राउंड है वो ये बताता है कि पहला एक्ट जो है वो वेनिस में हो रहा है, ठीक है। वेनिस आप यूरोप के मैप में देखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। ये इटली के इस तरफ जहाँ समुद्र है उसके बीच में कहीं पे आपको मिलेगा। मैंने मैप यहाँ पे साथ में अटैच नहीं किया है, आप फिर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं भी देखना चाहें तो आप ये समझ लें कि पहली जो सेटिंग है पहले एक्ट की वो वेनिस सिटी की है, वेनिस देश की है, विच वॉज अ स्टेबल एंड पावरफुल सिटी स्टेट इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी यानी कि 1550 के अराउंड की बात ऐसा बताया गया कि उस टाइम पर ये बड़ी स्टेबल एरिया था। और वहीं पर फिर एक जगह है साइप्रस। साइप्रस जो बाकी के जो प्ले के एक्ट्स हैं, देखो जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं ना शेक्सपियर की, वो सभी ना 5 एक्ट्स में लिखी हुई हैं। तो पहला एक्ट तो वेनिस में है और जो बाकी के 4 एक्ट्स हैं वो साइप्रस नाम के एरिया में है। द सेटिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्ले इज़ फार लेस सिक्योर। और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर ये स्टेबल और सिक्योर है, यहाँ पर इनस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कम है। वेनिस ओन्ड साइप्रस बट साइप्रस वॉज नाउ अंडर अटैक फ्रॉम द टर्क्स। साइप्रस एक्चुअली वेनिस के अंडर ही है, लेकिन तुर्की लोगों ने, टर्किश लोगों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है और इसीलिए अभी यहाँ पर सिचुएशन अनस्टेबल हो रखी है। ओथेलो ज़्यादातर जो है ओथेलो में ऐसा कोई राइम नहीं है, ये ब्लैंक वर्स है और इसकी कोई रेगुलर रिदम नहीं है। It is done to fit in with the human speaking voice. It is flexible and can show different tones. इयाम्बिक पेंटामीटर है इसमें। इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है, द लाइन्स आर 10 syllables लॉन्ग, यानी कि एक लाइन में 10 syllable होंगे। ईच लाइन इज डिवाइडेड इनटू पेयर्स ऑफ syllables और फीट, और हर एक जो लाइन है वो पेयर में डिवाइडेड है, syllables के पेयर में डिवाइडेड है। ईच फुट हैज़ 1 stressed syllabus। इतना शायद आपको ये डीप चीज़ें, क्योंकि हमारे सिलेबस में फोनेटिक्स का ऐसा कुछ हिस्सा नहीं था। आप ये वाली चीज़ें अगर नहीं भी समझ में आ रही तो जस्ट रीड इट। टेक अ लुक एट द इयागोज फर्स्ट बिग स्पीच इन एक्ट 1। तो ये थोड़ा सा फेमस लाइंस हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं। इनमें आपको एक पैटर्न मिलेगा इन लाइंस में, इयाम्बिक पेंटामीटर का मिलेगा कि यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट्स पे 2-2 सिलेबल साथ में आ रहे हैं और टोटल मिला के 10 आ रहे हैं। जैसे अपने हिंदी में दोहे या फिर ऐसा जो क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, छंद बोलते हैं शायद, मैं गलत भी हो सकती हूँ, उसमें वो मात्राएं उसी हिसाब से होती है। वैसे ही इंग्लिश में जब एक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इयाम्बिक पेंटामीटर। अब आगे जानने से पहले, स्टोरीज पढ़ाने से पहले आपको मैं मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ क्या क्या हैं। अभी आपको हिंदी में भी स्टोरी दिखाऊंगी, इसकी इंग्लिश में भी। और जिनको ये लगे कि मैंने हिंदी की स्टोरी देख ली है, पढ़ ली है, मुझे अब इंग्लिश की नहीं देखने की ज़रूरत है, तो वो गलत है। इंग्लिश की मैं सिर्फ आप लोगों को, हिंदी की मैं आप लोगों को सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाना चाहूँगी, लेकिन इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश में सुनोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और मैं इंग्लिश इसीलिए बीच बीच में यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को भी आदत हो। आप अपने लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहें और ये मान के चलें कि आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर होगा और उसके बाद इंटरव्यू में आपको सब कुछ इंग्लिश में बोलना है। सो इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, राइट। So first of all, let's understand the main characters in the play Othello.
तो इसमें सबसे पहले मेन कैरेक्टर आप ओथेलो ही है। यहाँ से हम स्टोरी एक बार समझने की कोशिश करें। अ मोरिश जनरल इन द वेनेटियन आर्मी एंड इज़ ट्रिक्ड बाई इयागो। इयागो इसका विलन है, इयागो ने इसको ट्रिक किया हुआ है। और ये मूरिश जनरल है, वेनेशियन की जो आर्मी है वहाँ पे वो जनरल है। मूरिश जनरल से मतलब है कि ये अफ्रीकन है और फिर भी ये यहाँ पर आके जनरल लगा हुआ है। फिर सेकंड जो है डेस्डिमोना है, जो कि जिसने ओथेलो से शादी की, और उसके ऊपर ये आरोप आता है कि वो कैशियो के साथ क्या है, उसका अफेयर चला हुआ है। एक बार ना आप देखो, हम सभी इंडियंस हैं, ख़ासतौर पे हरियाणा से हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कैरेक्टर्स के नाम याद करना। तो आप कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रिक से याद कर लो। ओथेलो तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये एक मेन कैरेक्टर है, ये आपको याद हो जाएगा। अब डेस्डिमोना, अब मैंने इसको कैसे याद किया है, डैश, डेस्पासीतो वाला जो डैश है वो, फिर डीमन और फिर तो आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं डेस्डिमोना। डेस्डिमोना के फादर हैं ब्राबेंशियो, ठीक है, ब्राज़ील का आप फर्स्ट पार्ट ब्रा ले सकते हैं। फिर बैन के बाद टियो, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगी डेस्डिमोना, ब्राबेंशियो। अब डेस्डिमोना के फादर हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में हैं? उनको ये लगता है कि जो मेरी बेटी है वो भाग गई है, इलोपमेंट हो गया है उसका ओथेलो के साथ, और वो उसके ऊपर ओथेलो ने कुछ जादू कर दिया है क्योंकि वो अफ्रीका से है और वो उसके फ्यूचर के लिए काफ़ी चिंतित है। अब बात करते हैं हम इयागो की। इयागो ना बेटा जो एक डबल फेस्ड मैन जो बोलते हैं हम, दोगलापंथी आदमी वो है। ये क्या करता है, ओथेलो ने क्योंकि कैशियो को क्या किया था कि उसमें आर्मी में हायर रैंक दे दिया, और इयागो इसको खुद सोच रहा था कि मुझे मिले, लेकिन इयागो को मिला नहीं। तो इयागो ने फिर ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि उसने ओथेलो को इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से पोर्ट्रे किया कि उसकी जो वाइफ है वो उसका कैशियो के साथ चक्कर चल रहा है। इस तरह से उसने प्लॉटिंग की और ओथेलो को का जो ट्रेजिक फ्लॉ है उसको बाहर निकाला। अब बात करते हैं कैशियो। कैशियो क्या था, उसी आर्मी में था क्योंकि जनरल कौन था यहाँ पे, ओथेलो, ठीक है, वेनेटियन आर्मी का जनरल ओथेलो है। और इसको प्रमोट कर दिया गया है, बीन प्रमोटेड इन द आर्मी बाय ओथेलो व्हेन ड्रंक फाइट्स रॉड्रिगो इज़ अ फ्रेंड टू डेस्डिमोना। इसको ना बहुत सारे ज़्यादा दारू पिला देते हैं, शराब पिला देते हैं, रॉड्रिगो के साथ लड़ाई करता है, और वैसे डेस्डिमोना का फ्रेंड भी है। क्यों? क्योंकि वो ओथेलो को, डेस्डिमोना को, दोनों को हैप्पी देख के बड़ा खुश होता है। तो ये वैसे एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन इसको लास्ट में डेथ हो जाती है, अब स्टोरी में आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एमिली। अब नाम मैं जो बता रही हूँ, नाम याद करने की बात है। आपको ओथेलो याद हो गया, डेस्डिमोना याद हो गया, ब्राबेंशियो याद हो गया, इयागो। अब इयागो आप याद करेंगे। बहुत सारे लोग ना इसको गलत, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैंने देखे इसको लेगो पढ़ते हैं। बेटा दिस इज़ नॉट लेगो, दिस इज़ इयागो। ये एल नहीं है, ये आई है, ठीक है। तो लैग, जैसे ऐसे कहते हैं लैग बिहाइंड कर गए, तो लैग, लेगो, इस तरह से आप याद रखो, लेकिन ये लैग नहीं है, ये आई है। तो इयागो, ईगो जैसे हम बोलते हैं, अगो बोलते हैं, अगो के आगे आप आई लगा लो, ऐसे स्पेलिंग याद कर लो इसकी। अब कहने को तो ये होता है कि स्पेलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनर कोई बेवकूफ़ इंसान तो बैठा नहीं होगा, उसको गुस्सा आएगा कि स्पेलिंग पता नहीं है कैरेक्टर के, उसका आंसर लिख रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कैशियो। कैशियो जैसे पियानो हम बजाते हैं वही कैशियो, उसमें डबल एस ऐसे करके आप स्पेलिंग याद कर लें। फिर है बियांका। बियांका क्या है, बियांका प्यार करती है कैशियो से। और फिर रॉड्रिगो क्या है, वो पहले डेस्डिमोना को प्यार करता है, उससे शादी करने के लिए बात करता है, लेकिन जब डेस्डिमोना मना कर देती है तो वो इयागो को हेल्प करता है ओथेलो के अगेंस्ट प्लॉटिंग करने में। तो कहीं ना कहीं रॉड्रिगो जो है वो भी एक नेगेटिव रोल में आप मान के चलें इसको भी। अब बियांका को याद करें, कैसे याद करेंगे, ब्याह ना करवावे, है ना, बियांका, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रॉड्रिगो, रॉडर, ईगो, ऐसे याद करो आप। ये आप साथ के साथ ना नेम ज़रूर लिख लो। और ये थैंक यू बेशक ऐसे लिखने के लिए आ गया है।
लेकिन अभी नेक्स्ट जो हम अभी देखेंगे सारे एक्ट्स जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, सीन का एनालिसिस और यागो के क्या इम्प्रेशंस रहे। ये कुछ एक्ट्स जो मेन हैं वो मैंने लिखे हैं। अब ये सारा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है आपके पास, लेकिन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन से पहले आपको एक हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं रीड करवाना चाहती हूँ और फिर हम इसके वी विल बी गेटिंग बैक टू इट। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको जूम भी कर देती हूँ। इस प्ले के 5 एक्ट्स हैं। अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे इसलिए कि ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए। जो पहला एक्ट है, जैसा मैंने बताया, वेनिस में चल रहा है। रॉड्रिगो नाम का एक वेल्दी युवक है, अपने दोगले दोस्त इयागो से मिलता है और शिकायत करता है कि उसने डेस्डिमोना और ओथेलो की गुप्त शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। रॉड्रिगो खुद भी डेस्डिमोना को चाहता था, लेकिन अब उसकी ओथेलो से शादी की खबर सुनकर वह बहुत निराश हो गया था। ये फर्स्ट एक्ट की स्टोरी है। फिर डेस्डिमोना, जो कि ब्राबेंशियो की बेटी थी, जो ड्यूक ऑफ वेनिस के एक मंत्री थे। तो आप याद रखें, ब्राबेंशियो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ये थे हमारे ड्यूक ऑफ वेनिस जो थे, उनके यहाँ मंत्री थे, जबकि ओथेलो उसी ड्यूक का मिलिट्री जनरल था। उन दोनों की शादी का अभी ब्राबेंशियो को भी पता नहीं था। इयागो ओथेलो से नफरत करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसने उसकी जगह उसके दोस्त कैशियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। इयागो अपने दोस्त रॉड्रिगो से कहता है कि वह चिंता ना करे और बहुत जल्दी ही वह उसे डेस्डिमोना से हमेशा के लिए मिलवा देगा। अब देखो यहाँ पे इयागो क्या कर रहा है, रॉड्रिगो को झूठी तसल्ली दे रहा है कि कोई बात नहीं, तेरी अभी तो उसके साथ शादी हुई, लेकिन थोड़े मैं ऐसा कुछ ना कुछ कर दूंगा कि तेरी उसके साथ शादी हो जाएगी, तेरा उससे तू उससे मिल पाएगा, उससे तेरा वापस सेटिंग करवा दूंगा। ऐसे करके इयागो उसके सामने बात रखता है। किसके सामने? रॉड्रिगो के सामने। फिर वह रॉड्रिगो से कहता है कि जाकर ब्राबेंजियो को बता दे कि ओथेलो उसकी बेटी को भगा कर ले गया। तो यहाँ इयागो रॉड्रिगो को गलत खबर दे देता है कि रॉड्रिगो तू ऐसे उदास मत हो, बल्कि तू उल्टा प्लॉटिंग कर कि हाँ उसके पिता को बताया कि एक अफ्रीकन है, वो मोरिश जनरल जो था, उसने तुम्हारी बेटी पे जादू टोना करके उसको भगा के ले गया। अब यह सुनकर रॉड्रिगो ब्राबेंजियो के घर की ओर चल देता है, लेकिन उधर इयागो ओथेलो के घर जाकर उसे बताता है कि ब्राबेंशियो वहाँ आने वाला था। इस तरह लेगो दोनों तरफ चलने वाला एक दोगला इंसान है। लेकिन लेगो क्या करता है, उसी टाइम पे ओथेलो के घर पे जाता है और ये बता देता है कि ब्राबेंशियो, जो कि डेस्डिमोना का फादर है, वो अभी तुम्हारे पास आने वाला है और वो गुस्से में है पहले से ही। मतलब उसको पहले उसके अगेंस्ट भड़का देता है, उसके अपने ससुर के अगेंस्ट। ठीक है। जब रॉड्रिगो ब्राबेंशियो को उसकी बेटी की शादी के बारे में बताता है तो वो गुस्से में भरेगा ही, ऑब्वियस है। वह उसी समय ओथेलो के घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ड्यूक के सुरक्षा गार्ड्स वहाँ खड़े हैं। वे ओथेलो के लिए ड्यूक का संदेशा लेकर आए हुए थे। तो लेकिन जब वो ओथेलो के घर में पहुँचता है तो वो देखता है कि ओथेलो के घर में तो ड्यूक के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और फिर वो जाके सुनता है ड्यूक के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने मैसेज कर रखा था कि टर्किश जो आर्मी है, उन्होंने उनका जो आइलैंड है साइप्रस, उस पर हमला करने के लिए आ रही है और ड्यूक ने ओथेलो को बुलावा भेजा है। ड्यूक के गार्ड्स को देखकर ब्राबेंशियो ओथेलो को कुछ नहीं कहता। अब भाई राजा के मेन सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये देख के ब्राबेंशियो की इतनी हिम्मत थोड़ी होगी कि वो कुछ बोले उनको, तो वो ओथेलो को कुछ कहता नहीं है। लेकिन मन में सोच लेता है कि ड्यूक के सामने भरी सभा में वह ओथेलो की करतूत के बारे में बताएगा, जिससे उसकी बेइज्जती भी होगी और सज़ा भी मिलेगी। इसके बाद ओथेलो ड्यूक से मिलने के लिए जाता है। ब्राबेंशियो भी उसके पीछे पीछे ड्यूक के महल पर पहुंच जाता है
ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में बराबेंशियो ओथेलो पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी बेटी पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है और अपने साथ भगाकर शादी कर ली है। फिर वह कहता है कि ओथेलो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन यह सुनकर ड्यूक और बाकी मंत्री ओथेलो को अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। ओथेलो कहता है कि उसने डेस्डिमोना पर कोई जादू टोना नहीं किया है, बल्कि वह उसकी युद्ध की कहानियाँ सुनकर उससे प्यार करने लगी थी। उन्होंने प्रेम विवाह किया है। यह सब सुनकर सब लोग कन्विंस हो जाते हैं और ओथेलो के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। अब ब्राबेंशो इस सब से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कह जाता है कि जिस तरह डेस्डिमोना ने मुझे धोखा दिया है, भगवान करे एक दिन वह भी तुम्हें धोखा दे। तो ये बड़ा ही एक जो ऐसे जो डायलॉग्स जो आते हैं बेटा ड्रामा में, किसी ट्रेजेडी में, इनकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे जाके ऐसा एक समय आएगा कि जहाँ ओथेलो को पता चलेगा कि डेस्डिमोना ने उसे धोखा दिया। एक्चुअल में डेस्डिमोना ने उसे धोखा नहीं दिया आगे जाके, लेकिन उसके सामने वैसी सिचुएशन आएगी। अब इस बात को इयागो नोट कर लेता है। इसके बाद ड्यूक ओथेलो से कहते हैं कि वेनिस आर्मी को लेकर साइप्रस आइलैंड पर जाएं, वहाँ टर्क आर्मी से लड़ाई करके उन्हें हरा दे। यह आदेश पाकर ओथेलो साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है। उसके साथ डेस्डिमोनी, उसका नया लेफ्टिनेंट कैशियो, इयागो और इयागो की पत्नी एमिलिया भी जाते हैं। अब ये याद रखो कि इयागो की वाइफ का क्या नाम है, एमिलिया, मिलिया है ना, मिली, ए ऐसे स्पेलिंग याद रखो आप। एमिलिया डेस्डिमोनिया की सेविका थी। अब एमिलिया क्या है, वैसे तो उसकी वाइफ है इयागो की, लेकिन वो डेस्डिमोना की सर्वेंट भी है और इयागो अपने षड्यंत्र में उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो यहाँ तक एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। ये ड्यूक ऑफ वेनिस में चल रहा है। अब इसके बाद एक्ट 2 जो शुरू होता है वो साइप्रस आइलैंड में शुरू होता है। ओथेलो और बाकी सभी लोग साइप्रस पहुँचते हैं और तभी वहाँ के गवर्नर मोंटेनो उन्हें आके बताते हैं कि एक तूफ़ान ने टर्किश सेना को जहाज़ों को बर्बाद कर दिया है और बचे कुचे जो टर्किश हैं वो भी भाग गए थे। यह सुनकर ओथेलो और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। ओथेलो एक फीस्ट का आयोजन करवाकर, फीस्ट मतलब भोज का आयोजन करवाकर डेस्डिमोना के साथ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से इयागो, अब सीन सेकंड आता है एक्ट 2 का। पीछे से इयागो अपने दोस्त कैशियो को खूब शराब पिला देता है। अब क्योंकि टर्किश सेना भाग गई है ना, ओथेलो अपने रूम में जा चुका है बढ़िया दावत देकर, वो डेस्डिमोना के साथ जा चुका है रूम में। अब पूरी जो आर्मी है, जो लेफ्टिनेंट हैं वो वहीं पर हैं। तो अब उस लेफ्टिनेंट कैशियो को क्या करता है इयागो, बहुत सारी शराब पिला देता है जानबूझ के। फिर वह रॉड्रिगो से कहता है कि कैशियो के साथ झगड़ा शुरू करे और फिर रॉड्रिगो को बोलता है तेरे को डेस्डिमोना चाहिए ना, तो ऐसा कर, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा कर, इस कैशियो के साथ झगड़ा शुरू कर दे। रॉड्रिगो भी ऐसा ही करता है और दोनों के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गवर्नर मोंटेनो वहाँ आते हैं और उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच कैशियो गलती से उसे घायल कर देता है, क्योंकि कैशियो ने ज़्यादा शराब पी रखी थी। और तभी इतना शोर शराबा सुन के ओथेलो भी वहाँ आता है और सारी घटना की जानकारी लेता है। इयागो इस तरह से बताता है कि जैसे कि सारी की सारी गलती क्या है, कैशियो की है, लेकिन आपने अभी पढ़ा ऊपर इसको क्या नाम है इसका, रॉड्रिगो को भड़काने वाला कौन था, इयागो था। अब सज़ा देने के लिए ओथेलो कैशियो का रैंक छीन लेता और यही इयागो चाहता था, क्योंकि इयागो को लेफ्टिनेंट नहीं बनाया था तो उसको जेलसी थी इस बात की। और अब इयागो बड़ा खुश होता है कि कैशियो का रैंक छीन लिया है। इससे कैशियो बहुत निराश हो जाता है। बाद में इयागो उससे कहता है कि डेस्डिमोना बहुत दयालु है। अब देखो ये बड़ा मतलब शकुनी मामा है इयागो एक तरह से। फिर इयागो क्या करता है, वापस कैशियो के पास भला बनने के लिए जाता है और उसको बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम डेस्डिमोना के पास जाओ क्योंकि वो बहुत दयालु है। उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करो कि ओथेलो से बात करके उसका रैंक फिर से वापस दिलवा दे। कैशिया को लगता है कि हाँ भाई सही कह रहा है, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, इस बात के लिए मान जाता है। फिर थर्ड एक्ट शुरू होता है। इसके बाद इयागो ओथेलो के पास जाता है और उसके मन में कैशियो और डेस्डिमोना के रिश्ते के बारे में शक का बीज डाल देता है। अब कैशियो अभी तक डेस्डिमोना के पास गया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही क्या करता है, इयागो ओथेलो के पास पहुंच जाता है और कह देता है कि भाई कैशियो और डेस्डिमोना के बीच में अफेयर चल रहा है, और उसको शक के बीज उसमें उसके दिमाग में घुसा देता है। वह कहता है कि उसने उन दोनों को मिलते जुलते देखा है। एक दिन डेस्डिमोना से उसका रुमाल गिर जाता है। यह रुमाल ओथेलो ने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था।
इयागो की पत्नी एमिलिया, आपको याद हो मैंने बताया था अभी कि एमिलिया कौन है। एमिलिया इयागो की तो वाइफ है, लेकिन डेस्डिमोना की सर्वेंट भी है, उसकी मेड भी है। तो जब उससे वो रुमाल गिर गया जो कि ओथेलो ने उसको दिया था, तो एमिलिया क्या करती है, उस रुमाल को उठा लेती है और इयागो देख लेता है। इयागो कहते हैं कि एक बार ये रुमाल दे दो मुझे। एमिलिया उसे रुमाल दे देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि इयागो उस रुमाल का क्या करने वाला है। एक दिन इयागो फिर से ओथेलो को बताता है कि कैशियो चुपके से डेस्डिमोना से मिलने गया था। इससे ओथेलो को उन दोनों पर शक हो जाता है और वह इयागो से कहता है कि एविडेंस मिलते ही वह डेस्डिमोना और कैशियो को जान से मार देगा, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में शक तो हो ही गया था। अब ऐसा सुनने के बाद उसको और गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह इयागो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे देता है, जो पहले कैशियो का था। अब इयागो तो लेफ्टिनेंट बन जाता है और कैशियो बिना रैंक का सोल्जर बनता है। अब आता है एक्ट 4। एक दिन इयागो डेस्डिमोना के रुमाल को कैशियो के सामान में छुपा देता है। अब इयागो तो है ही कॉन्स्पिरेटर, तो इयागो क्या करता है, जो रुमाल उसने अपनी वाइफ एमिलिया से लिया था वो कैशियो के सामान में छिप के छुपा देता है। वह बियांका नाम की एक लड़की से, जिससे कैशियो पसंद करता था, को पैसे देता है और एक झूठ बोलने को कहता है। अब बियांका कौन थी, बियांका कैशियो की गर्लफ्रेंड, लेकिन कैशियो उसको ज़्यादा भाव नहीं देता, तो बियांका भी जेलस रहती थी, वो भी कैशियो को मज़ा चखाना चाहती थी। तो इयागो क्या करता है, बियांका के पास जाता है कि कैशियो तेरे से ब्याह तो नहीं कर रहा, बियांका नाम ऐसे याद कर लो, ब्याह ना करना है ना, बियांका, तो ब्याह नहीं कर रहा है तुमसे, तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें काम कर दो, तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा इस चीज़ के लिए। फिर वह ओथेलो से कहता है कि वह कैशियो से डेस्डिमोना और उसके अफेयर के बारे में बात करेगा। और वो कहते हैं कि ओथेलो से बोल के वो क्या करेगा कि कैशियो से कहता है कि वह कैशियो से डेस्डिमोना और उसके अफेयर के बारे में बात करेगा और आप चुपके से उसका रिएक्शन देखना। फिर ओथेलो के पास पहुंच जाता है कि देखना मैं कैशियो से डेस्डिमोना के आगे डेस्डिमोना का नाम लूँगा और उनके अफेयर के बारे में बात करूँगा, तुम रिएक्शन से समझ जाना कि वो दोनों आपस में उनका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। तभी इयागो कैशियो से बियांका के बारे में बात करने लगता है और इयागो क्या करता है, जाके बियांका के बारे में बात करता है। लेकिन ओथेलो को क्या लगता है कि वो डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बात किसके बारे में कर रहा है, बियांका के बारे में कर रहा है। और दूर से था तो देखने में फिर ओथेलो समझ नहीं पा रहा है बियांका की बात हो रही है, डेस्डिमोना की बात हो रही है। इयागो बोल के ओथेलो को जाता है कि मैं डेस्डिमोना के बारे में बात करूँगा। अब कैशियो भी उससे चुपके से मिलने की बातें करता है। अब कैशियो भी कहता है कि ठीक है, बियांका अगर मुझे इतना ही प्यार करती है तो मैं उससे भी चुप के मिलूँगा, इयागो तुम मेरी मदद करो। लेकिन इयागो इतना धीरे बोलता है कि ओथेलो को लगता है कि डेस्डिमोना की ही बात हो रही है। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है। इसके बाद कैशियो के जाने के बाद इयागो बियांका को लेकर आता है। वह कहती है कि कैशियो ने उसे धोखा दिया है, उसने उसे एक गिफ्ट दिया था, लेकिन वह गिफ्ट उसे पहले ही किसी और प्रेमिका ने दिया था। वो फिर आके बोलती है कि कैशियो मतलब ओथेलो वहाँ पर छिप के खड़ा हुआ है और बियांका को, क्योंकि उसने पहले से पैसे दे रखे थे कि बियांका तो इस तरह ऐसे आ जाना और मैं बता दूंगा तुम्हें, तुझे ये झूठ बोलना है। तो बियांका आके ऐसे बोल देती है झूठ कि कैशियो ने उसे धोखा दिया, उसने जो उसको गिफ्ट दिया है, कैशियो ने बियांका को जो गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट उसको किसी उसकी प्रेमिका ने दे रखा है। वो ऐसा झूठ बोल देती है। और अब गैस करो वो गिफ्ट क्या होगा। तभी इयागो कैशियो के सामान में ढूंढकर ओथेलो को वो रुमाल दिखाता है, तो उसी सामान के अंदर, उसी गिफ्ट्स के अंदर वो रुमाल भी दिखा देता है। ओथेलो उस रुमाल को पहचान लेता है क्योंकि वह रुमाल उसी ने डेस्डिमोना को गिफ्ट में दिया था। अब उसे लगता है कि डेस्डिमोना ने रुमाल कैशियो को गिफ्ट दिया है। वह रुमाल को डेस्डिमोना और कैशियो के अफेयर का एविडेंस मान लेता है। उसे लगता है कि उसके ससुर की बात सच हो गई है, जिसने कहा था कि काश एक दिन ऐसा आए जिसमें डेस्डिमोना भी उसे धोखा दे। वह बहुत दुखी हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और इयागो से कहता है कि मौका मिलते ही वो कैशियो को मार दे। इयागो उससे कहता है ओथेलो को कि इतना गुस्सा ही तो तेरे अंदर है तो कैशियो को मार दे, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इयागो अपनी अगली चाल चलने रॉड्रिगो से मिलने जाता है। रॉड्रिगो कहता है कि उसने इयागो को इतना पैसा दे, देखो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था रॉड्रिगो बहुत पैसे वाला आदमी है, उसको बस डेस्डिमोना चाहिए थी, इसलिए वो इयागो को बार बार पैसे खिला रहा था।
लेकिन वह अभी भी उसे डेस्डिमोना से नहीं मिलवा पाया है। तो वो भी, रॉड्रिगो भी उससे सवाल जवाब कर रहा है, भाई तू कितने पैसे ले गया मेरे से, अब तक तूने मेरे को डेस्डिमोना से मिलवाया नहीं है। यागो कहता है कि वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन अब कैशियो ने डेस्डिमोना को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कहता है कि नंबर तो तेरा ही भिड़ना था रॉड्रिगो, लेकिन मैं क्या करूं, कैशियो ने डेस्डिमोना को बहला फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। वह उसे कन्विंस करता है कि कैशियो की हत्या कर दे। अब क्योंकि रॉड्रिगो भी जल जाता है इस बात को, और वो उसको कन्विंस करता है कि तू कैशियो को जान से मार दे, फिर डेस्डिमोना क्या है वो क्या होगी, तेरी हो जाएगी। रॉड्रिगो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब आता है एक्ट 5। एक रात कैशियो अपनी धोखेबाज प्रेमिका बियांका से मिलकर वापस आ रहा था। तभी गली में रॉड्रिगो उस पर हमला कर देता है। उसने अपना मुंह नकाब से ढक रखा था, लेकिन कैशियो रॉड्रिगो को घायल कर देता, क्योंकि कैशियो ठहरा लेफ्टिनेंट, और रॉड्रिगो की कोई इतनी कहाँ तरीके आते होंगे, और उसे देख भी लेता है कि ये तो रॉड्रिगो है। पर तभी इयागो पीछे से कैशियो पर हमले कर देता है और उसे जख्मी करके अंधेरे में भाग जाता है। तभी कुछ लोग कैशियो की मदद के लिए आते हैं। फिर वो कहता है कि रॉड्रिगो ने उस पर हमला, क्योंकि उसने इयागो को तो देखा नहीं था। इयागो को लगता है कि अब रॉड्रिगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जब रॉड्रिगो को गिरफ्तार करेंगे तो वो उसका नाम लेगा कि मेरे को तो इयागो ने बोला था कैशियो को जान से मार दे, इसलिए मैंने हमला किया था, और इससे अब इयागो को भी सज़ा हो सकती थी। तो इयागो फिर से अपना शकुनी मामा है दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, मंथरा वाला पूरा रोल प्ले कर रहा है। इसलिए वह जल्दी से रॉड्रिगो के पीछे जाता है और एक अंधेरी गली में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर देता है। और फिर वह इस सब का इल्ज़ाम बियांका पर डाल देता है। बियांका आपको पता होगा कैशियो की जो गर्लफ्रेंड थी, उस पर डाल देता है। यानी वो सब इनको आपस में ही भिड़ा रहा है। उधर घर में ओथेलो और डेस्डिमोना पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाता है और गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर देता है, और अंत में वो कैशियो को भी मार देता है। आगे का हिंदी का शायद टाइप नहीं हो रखा, और वो कैशियो को भी मार देता है। तो इस तरह से जो इनोसेंट लोग हैं वो सभी मारे जाते हैं। रॉड्रिगो मारा जाता है, बियांका मारी जाती है, डेस्डिमोना मारी जाती है। और जब ओथेलो को सारी सच्चाई पता चलती है एंड में कि इयागो ही इन सब चीज़ों का कल्प्रिट है, तो ओथेलो भी खुद अपने आप को मार लेता है। ये स्टोरी है, ठीक है। अब हम इसका एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ेंगे रिवीजन के लिए, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।